तो यानी कि आप एपिफिसिस में पहुंचने के लिए डायफिसिस को क्रॉस करोगे कौन से एरिया से गुजर के? मेटाफिसिस से। अब एक और बात समझें, ये आपका है एपिफिसिस का एरिया और ये है आपका डायफिसिस का एरिया, नीचे आपका एक और एपिफिसिस होगा। अब आप इस डायफिसिस से क्रॉस करके इस एपिफिसिस में जा रहे हो, तो यहाँ पर एक कार्टिलेज की लेयर मौजूद होती है बच्चों में। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसकी हाइट ग्रो करनी होती है, जब हाइट ग्रो करती है ऑब्वियसली बोन्स से लंबा होना होता है, बोन्स के साइज में भी इंक्रीज़ करना होता है। यहाँ पर एपिफेसिस और डायफिसिस के बीच में कार्टिलेज की लाइन होती है, हम उसको एपीफेजियल कार्टिलेज, क्या हम उसको एपिफेजियल कार्टिलेज कहते हैं। क्या यहाँ पर एक कार्टिलेज की टिश्यू, कार्टिलेज की लेयर है विच इज़ बिटवीन एपिफेसिस एंड डायफिसिस, उसको हम क्या कहते हैं? एपिफेजियल कार्टिलेज। अब पता है क्या होता है, अब ये एपिफेसिस है, नीचे डायफिसिस है। अगर बोन ने ग्रो करना है ना, तो ना तो आपका एपिफेसिस ग्रो करता है ना आपका डायफिसिस ग्रो करता है। बेसिकली आपका जो एपिफेजियल कार्टिलेज है ना, ये डिवाइड करता है। जब एपिफेजियल कार्टिलेज में मौजूद सेल डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है? अब ये ऐसा होगा कि ये आपके पास एपिफेसिस है, सॉरी, और ये एपिफेजियल कार्टिलेज है। अब इसके यहाँ पर सेल मौजूद हैं, जब ये ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे और इनसे सेल बन जाएंगे। जब सेल बन जाएंगे वो सेल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जब सेल यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे ना, तो ये चीज़ पहले समझे इतनी थी, तो अब ये इतनी हो जाएगी। यानी कि जो सेल यहाँ पर आएंगे ऑब्वियसली बात है, इसको धक्का देंगे कि तुम लोग उस तरफ जाओ, ये हमारी जगह है। तो यहाँ पर एक नई लेयर बन जाएगी और एपिफेजियल कार्टिलेज यहीं रहेगा। अब दोबारा ग्रो करेंगे तो फिर दोबारा, अब समझो कि ये थोड़ा ग्रो करके इतना हो चुका है और यहाँ पर है, अभी दोबारा ग्रो करेंगे तो इसको और ग्रो करवा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह ये बोन जो है आपकी ग्रो करती जाएगी। लेकिन याद रखना, जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो एपिफेजियल कार्टिलेज के हैं। एक वक्त आएगा कि इंसान प्रॉपरली हाइट उसकी ग्रो कर चुकी है, वो 18 अबव हो गई है, लाइक 22 23 ईयर्स के बाद इंसान की हाइट ग्रो करना रुक जाती है। जब आप हाइट ग्रो करना रुक जाएगी ना, तो एपिफेजियल कार्टिलेज जो है इट इज़ रिप्लेस बाय अ लाइन कॉल्ड एपिफेजियल लाइन। तो एपिफेजियल कार्टिलेज रिप्लेस बाय लाइन कॉल्ड एपिफेजियल लाइन। ठीक है, एपिफेजियल लाइन क्या करेगी? एक एपिफेजियल आपका एपिफेसिस वाले एरिया को डायफिसिस से सेपरेट करती है और ये एपिफेजियल लाइन आपको बड़ों में नज़र आती है। पहले एपिफेजियल कार्टिलेज होता है जो बाद में प्रॉपरली डेवलप होने के बाद एपिफेजियल लाइन बन के आपके एपिफेसिस और डायफिसिस को आपस में जोड़ती है। तो अभी तक ये हुआ एपिफेसिस डायफिसिस। अब एक और चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे इंशाल्लाह बुक में रीड भी करेंगे। एक है आपका कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, एक है आपकी कॉम्पैक्ट बोन और एक है आपकी स्पंजी बोन। इनके मेरा डिफरेंस बताता हूँ। कॉम्पैक्ट बोन जो है ना वो ऑस्टियोन से मिलके बनता है और इसमें ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर नहीं होता। जो अब सवाल पैदा होता है ऑस्टियोन क्या है? और अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन का मतलब है जो इसके सेल्स होंगे ना वो प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होंगे। ऑस्टियोन का मतलब है कि जो आपके सेल्स होंगे बोन को बनाने वाले, वो इस तरह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में इस तरह मौजूद होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि बोन को बनाने वाले कौन से सेल हैं? हमारे पास 3 सेल्स होते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, एक होता है ऑस्टियोसाइट, हम इंशाल्लाह रीडिंग में सब कुछ कवर करेंगे, और एक होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा, जहाँ पर भी लफ्ज़ आपको ऑस्टियो नज़र आए ना, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, तो ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है वो सेल जो पहले इमेच्योर होते हैं और वो जो सेल इमेच्योर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, आपके पास सबसे पहले होते हैं प्रोजेनाइटर सेल। प्रोजेनाइटर सेल क्या बनाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं बोन के लिए। फिर ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट बनाता है और ऑस्टियोक्लास्ट कुछ अलग से ही सेल होते हैं। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, ये ऑस्टियोब्लास्ट का एक सेल है, ये अपने अराउंड ना एक मैट्रिक्स की लेयर बना देता है। यानी कि पहले अकेला था, इसने अपने अंदर से साइटोप्लाज्म से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, क्या कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह इसने सिक्रीट किए। जो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन वगैरह ये अपने अंदर से निकालेगा और अपने बाहर गिरा देगा। जब बाहर गिरा देगा वो सारा इसको सराउंड कर लेगा। जब एक ऑस्टियोब्लास्ट कोई मैट्रिक्स वगैरह ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन वगैरह सराउंड कर लेते हैं, तो अब ये ऑस्टियोब्लास्ट नहीं रहता बल्कि ऑस्टियोसाइट बन जाता है। और याद रखना, ऑस्टियोसाइट आर द मैच्योर्ड सेल विच आर एक्चुअली फॉर्मिंग द बोन। ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर्ड सेल हैं जो आपका बोन बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट का ये है कि यार आपकी बोन समझें, आपको चाहिए थी एक ऐसी बोन, ठीक है, इस तरह की बोन चाहिए थी, बट इस बोन का ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? इस बोन को ना ख़त्म कर देते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट याद रखना, बोन की डिसेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बोन का बन जाएगा उसको नॉर्मल करने के लिए वी नीड दीज ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये बात भी समझ में आई। अब मैं डिस्कस कर रहा था कि कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन का डिफरेंस। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें प्रॉपर ऑस्टियोन होता है, स्पंजी में नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है ऑस्टियोन क्या है? यार ऑस्टियोन ये है कि आपके बीच में ना एक होती है सेंट्रल कैनाल। क्या होती है? एक सेंट्रल कैनाल, एक यहाँ पर होती है
सेंट्रल कैनाल होती है और उस सेंट्रल कैनाल के अराउंड यहाँ पर ऑस्टियोसाइट के सेल मौजूद होते हैं। इस सेंट्रल कैनाल के अराउंड ऑस्टियोसाइट के सेल मौजूद होते हैं। अब एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ एक चीज़ कनेक्ट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेक्यूना। लेक्यूना क्या होता है? एक स्पेस होती है। तो लेक्यूना आर द स्पेसेस जो एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कनेक्ट करती हैं, दैट इज़ लेक्यूना। तो इस तरह बहुत सारे लेक्यूना सारे ऑस्टियोसाइट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ऑस्टियोन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑस्टियोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय लेमिला। अब लेमिला क्या है? बेसिकली यही चीज़ जो मैंने आपको भी बनाकर दिखाई है कि आपके पास लेक्यूना है और ऑस्टियोसाइट हैं और बहुत सारे ऑस्टियोसाइट जो हैं आपस में लेक्यूना के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो इसको हम लेमिला कहते हैं। लेमिला बेसिकली क्या है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो लेमिला इज़ एक्चुअली ऑस्टियोसाइट। आपके पास ऑस्टियोसाइट होता है प्लस और क्या होता है आपके पास? ऑस्टियोसाइट के साथ आपके लेक्यूना। तो ऑस्टियोसाइट और लेक्यूना मिलके आपका क्या बनाते हैं? लेमिला बनाते हैं। तो एक सेंट्रल कैनाल है, उसके अराउंड एक लेमिला की लेयर, फिर उसके अराउंड एक और लेमिला की लेयर, इसी तरह एक और लेमिला की लेयर। तो इसी तरह अगर एक चीज़ को बहुत सारी लेयर्स सराउंड करती जाती हैं, इसको हम कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो जब एक बीच में सेंट्रल कैनाल है और उसको बहुत सारी लेमिला की लेयर सराउंड कर रही हैं, ये ऑस्टियोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऑस्टियोन होता है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये तो ऑस्टियोन हो गया। अब इस बोन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो ये एपिफेसिस है और ये डायफेसिस है। अच्छा, जो स्पंजी बोन है ना, उसके अंदर ऑस्टियोन नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एपिफेसिस और डायफेसिस। अब एपिफेसिस के अंदर बेसिकली जो बोन होती है दैट इज़ स्पंजी बोन। एपिफेसिस के अंदर स्पंजी बोन पाई जाती है। आपके डायफेसिस के अंदर, अच्छा, एपिफिसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पंजी बोन होती है। अब डायफिसिस की बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ डायफिसिस की बोन का एरिया बनाता हूँ, समझे, ये डायफिसिस की बोन का एरिया है। सबसे बाहर है आपकी पेरियोस्टियम, ये है आपकी पेरियोस्टियम जो बोन को एक मेम्ब्रेन है जो बोन को सराउंड कर रही है। उसके नीचे एक लेयर होती है छोटी सी, ये होती है किसकी? ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन की लेयर। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन की लेयर जो है वो सराउंड कर रही है, वो बल्कि अंदर है पेरियोस्टियम के। पेरियोस्टियम के अंदर एक और लेयर होती है, ये पेरियोस्टियम, उसके अंदर एक और लेयर होती है, ये वाली लेयर। ठीक है, ये वाली लेयर होती है, इसको हम कहते हैं स्पंजी बोन की लेयर। क्या कहते हैं? स्पंजी बोन की लेयर। और स्पंजी बोन की लेयर के अंदर ये खाली जगह होती है। तो सबसे बाहर क्या है? पेरियोस्टियम है, ये वाला पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम के अंदर एक कॉम्पैक्ट बोन की लेयर है, देन आपकी स्पंजी बोन की लेयर है और उसके बीच में एक मौजूद है खाली जगह। अब मैं इसको अगर रफली दोबारा एक बोन बनाऊं तो ये समझें इस तरह की एक बोन है। तो यहाँ पर एक बीच में खाली कैविटी मौजूद है, इसको हम मेड्यूलरी कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैनाल कहते हैं। मैं यहाँ लिखा नहीं चाह रहा, चलें, मेड्यूलरी कैनाल कहते हैं। मेड्यूलरी कैनाल क्या है? वो सेंट्रल पोर्शन है और मेडुलरी कैनाल को कौन सी चीज़ सराउंड कर रही है? स्पंजी बोन। मेडुलरी कैनाल सबसे अंदर है, उसके बाहर स्पंजी बोन की लेयर, देन कॉम्पैक्ट बोन और देन पेरियोस्टियम। इसी तरह इनका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो ये स्पंजी बोन की बात की, बीच में डायफिसिस की बात की। एपिफेसिस में सिर्फ और सिर्फ स्पंजी बोन होती है। सवाल ये पैदा होता है, यार स्पंजी बोन का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, स्पंजी बोन है क्या? कॉम्पैक्ट बोन का तो हमें नज़र आया कि कॉम्पैक्ट बोन इस तरह बनती है कि ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स आपस में इस तरह कॉन्सेंट्रिक लेमेला की फॉर्म में होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बुक की डायग्राम से जब रीडिंग कराऊंगा तब भी समझाऊंगा। बस इस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि हम जो पढ़ने जाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, सारे वर्ड यूज़ होंगे, तो इनका मतलब क्या है। तो अब एक आपने हनी कॉम स्ट्रक्चर देखा होगा। व्हाट इज़ मीन बाय हनी कॉम स्ट्रक्चर? हनी कॉम एक जिस तरह एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें क्या होता है कि जो शहद की मक्खी होती है वो इस तरह का लेयर स्ट्रक्चर बनाती है और उसके बीच में फिर यहाँ पर सारा शहद मौजूद होता है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या है? ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो आपकी स्पंजी बोन है उसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसका क्या मतलब है? यानी अगर ये आपकी एपिफेसिस की बोन है, यहाँ पर आपकी स्पंजी बोन मौजूद होगी इस तरह। ठीक है, यानी कि बोन प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट बोन नहीं होगी, ये थोड़ी उसमें गैप होंगे। तो स्पंजी बोन का मतलब ये है कि बोन सेल्स जो है ना उनके बीच में खाली जगह मौजूद है, लेकिन खाली जगह लेक्यूना नहीं है, वैसे ही एक अलग से स्पेस मौजूद है। तो आपके एपिफेसिस में स्पंजी बोन होती है। स्पंजी बोन हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें सेल्स के बीच में खाली जगह, खाली स्पेस मौजूद होती है। अब होता क्या है, जब इसके ऊपर वजन पड़ता है ना तो ये जिस तरह एक स्प्रिंग होता है ना, ऐसा होता है, उसमें ज़्यादा गैप होता है। जब इसके ऊपर वजन पड़ता है स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाता है।
ठीक है। तो सेम इसी तरह स्पंजी बॉन्ड भी कंप्रेस हो जाती है, बट इससे इसकी टूटती नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और जब कंप्रेशन इसकी हटती है तो स्पंजी बॉन्ड वापस उस जगह पर आ जाती है। अब ये नहीं समझना कि आपकी बॉन्ड में स्प्रिंग है, ज़्यादा नीचे होगी ज़्यादा ऊपर होगी, ये बहुत माइनर, ये फ्यू माइक्रोमीटर या पिकोमीटर की बात कर रहा हूँ। आप समझते हो पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर, इतनी कम वैल्यू होती है। तो इतनी सी वेरिएशंस इसमें पॉसिबल हैं। तो ये ऑस्टियोन की बात की हमने बात की स्पंजी बॉन, कॉम्पैक्ट बॉन, मैं इसके डिफरेंसेस बुक से भी बताऊंगा। फिर हमने बोन सेल्स की बात की, हमने बोन के स्ट्रक्चर को देखा, एपिफेसिस होता है, डायफेसिस होता है। एक और चीज़ है जो आपका ऑस्टियोन है ना, बेसिकली अगर मैं समझें, आपका ये ऊपर से आपको ऑस्टियोन नज़र आ रहा है ना, कि बीच में सेंट्रल कैनाल है और यहाँ पर लेमेला किलेट्स मौजूद हैं। लेमेला क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि ऑस्टियोसाइट्स विच आर कनेक्टेड बाय लेक्यूना, वो आपके लेमेला किलेट बनाती हैं। और लेमेला कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक लेमेला होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में होते हैं। ये स्पंजी बोन में कॉन्सेंट्रिक लेमेला नहीं होते। अब अगर ये इस तरह है, अब इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा इस तरह का। अगर हम इसको इस तरह देखते हैं ना, तो अगर समझो कि मैंने अपने अगर मेरे पास कोई ऑस्टियोन है ना, अगर उसको मैंने बीच से काटा, लाइक ये मेरे पास ऑस्टियोन था, इसको मैंने इस तरह काटा। अब ये ऑस्टियोन था, इसको मैंने बीच से काटा है। जब बीच से काटा है, अगर आपको मैं कोई दिखाना समझें, एक पेन है आपके पास, इस पेन को मैं बीच से काटूंगा और यहाँ से काटूंगा और सिर्फ उसका आगे वाला पार्ट देखूंगा। एक्चुअली ये समझाना भी मुश्किल हो रहा है। आप एक काम करें, कंसीडर दिस कि आपके पास ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है, और ये कैसे आई है? यानी आप इंसान की बॉडी है ये, ठीक है, ये इंसान की बॉडी है, उसको मैंने बीच से काटा है, यानी आधा सर अलग हो गया उसका और आधा पार्ट सर अलग हो गया। जब आधा सर अलग हो गया ना, इसको मैंने सामने से देखा, तो सामने से मुझे कैसा नज़र आएगा? उसी तरह हम इस ऑस्टियोन को देखेंगे कि मेरे पास ऑस्टियोन था ऐसा, इसको मैंने बीच से काटा। जब मैंने बीच से काटा तो इसको फिर मैंने ऐसे देखा। जब मैंने ऐसे देखा है तो देखते हैं मुझे कैसा नज़र आएगा। तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पर ये ऑस्टियोन आपका आधा आधा होगा और नीचे होगा, और यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल कैनाल थी वो मौजूद होगी। इस सेंट्रल कैनाल को हम हेवर्जियन कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवर्जियन कैनाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्टियोन के अंदर क्या होती हैं? हेवर्जियन कैनाल होती हैं, जो सेंटर में होती हैं। और एक हेवर्जियन कैनाल दूसरी हेवर्जियन कैनाल के साथ भी कनेक्टेड होती है बाय दीज इंटर हेवर्जियन कैनाल। इंटर हेवर्जियन कैनाल यानी कि दो हेवर्जियन कैनाल के बीच में और भी कैनाल होती हैं। तो हेवर्जियन कैनाल होती है विच इज़ कनेक्टेड टू एन अदर हेवर्जियन कैनाल बाय इंटर हेवर्जियन कैनाल। इस हेवर्जियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियाँ जो बोन को सप्लाई करेंगी। नर्व भी मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व जो इस हेवर्जियन कैनाल के ज़रिए जा रहे होते हैं। तो एक थोड़ा ओवरव्यू था, बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो के ज़रिए बताऊंगा, उसमें मैं 2-3 आपको डायग्राम्स भी दिखा दूंगा, तो इंशाल्लाह यू विल गेट इट कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या था। बट आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब मैं ये बुक से अपलोड करूँगा और हम इसको रीडिंग भी करेंगे जैसे करते हैं। और मैं हमेशा कोशिश किया करूँगा कि जब भी इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, कोई कॉम्प्लेक्स वीडियो आती है, तो मैं उस तरह उसको पहले रिकॉर्ड करूँ देन अपलोड करूँ। तो ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग दिस होल टॉपिक फ्रॉम आवर न्यू बुक बायोलॉजी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।